विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास के अंतर्गत जो विकास के सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो लगभग शिक्षकों से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आपका बीए, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीटी, ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो प्रवक्ताओं की परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी हो, सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है बाल विकास का सिद्धांत, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर इस बात को देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक जो थे, संज्ञानात्मक विकास के जनक जो माने गए, वो स्विट्जरलैंड के यानी स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे, जिन्होंने जीन पियाजे ने बालक के या मानव के मानसिक विकास की व्याख्या संज्ञानात्मक विकास के रूप में की। जीन पियाजे ने बालक या मनुष्य के मानसिक विकास की व्याख्या संज्ञानात्मक विकास के रूप में अभिव्यक्त किया, और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को चार प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया। तो इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन थे। तो संज्ञानात्मक विकास के जनक जीन पियाजे थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे ने या संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, या जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा। 4 प्रमुख अवस्थाओं में उसको विभाजित किया। पहली अवस्था थी संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था थी। दूसरी अवस्था प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, जिसकी अवधि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक का समय था। तीसरी अवस्था मूर्त या दूसरी जो प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक थी। और तीसरी अवस्था मूर्त या ठोस संक्रिया की अवस्था जो थी, ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, ये 7 से 11 वर्ष, लगभग 12 वर्ष तक मानी गई। और जीन पियाजे ने जो चौथी संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था बताई, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था 12 वर्ष से कहीं 16 वर्ष, कहीं 18 वर्ष बताया गया है, कहीं 14 वर्ष बताया गया है, लेकिन 12 वर्ष से आप परिपक्व होने तक मान सकते हैं। 12 वर्ष से परिपक्वता की अवस्था तक ये औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है। इन अवस्थाओं में उन्होंने अलग अलग तरीके से किस अवस्था की क्या विशेषता होती है, किस अवस्था में किस तरह की बच्चे में संज्ञान, वैसे हम जो संज्ञान शब्द होता है, संज्ञान का अर्थ होता है सूझ, किस अवस्था में किस तरह से बच्चे के अंदर एक सूझ पैदा होती है, उसकी व्याख्या जीन पियाजे ने अपनी इन उप अवस्थाओं में किया है। इन उप अवस्थाओं की बात करें तो जो पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी पेशीय अवस्था को जो 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक का समय था, जन्म से 2 वर्ष के समय को जीन पियाजे ने, ये पहली अवस्था जो संवेदी पेशीय अवस्था है, इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में, संवेदी पेशीय अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में जीन पियाजे ने वर्गीकृत किया। 6 उप अवस्थाएं वो कौन कौन सी थी? हम जो बात कर रहे थे संज्ञानात्मक विकास में संवेदी पेशी अवस्था जीन पियाजे के द्वारा विकास संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था थी
संवेदी पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था थी। संवेदी पेशीय अवस्था को जीन पियाजे ने वैसे तो प्रमुख रूप से संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला था संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, फिर था पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, फिर मूर्त या ठोस संक्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष, और फिर औपचारिक संक्रिया की अवस्था 12 से परिपक्वता तक। ये 4 प्रमुख अवस्थाएं थीं। लेकिन उप अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो जीन पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था, जो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था थी, उस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया। 6 उप अवस्थाओं में उन अवस्थाओं को विभाजित किया। पहली उप अवस्था थी सहज अनुक्रियाओं की अवस्था। सहज अनुक्रियाओं की या सहज क्रियाओं की अवस्था, जो जन्म से 30 दिन मानी गई। सहज अनुक्रियाओं की अगर अवस्था की बात करें तो इस अवस्था की क्या खूबी है या विशेषता क्या है कि इस अवस्था में बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। जो भी उनको अनुभव होता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और कर्मेंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से वो अनुभव करता है। और इसीलिए इसको जो संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रियों के द्वारा ये प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको संवेदी पेशीय अवस्था कहा गया। और इसकी जो पहली उप अवस्था है सहज क्रियाओं की अवस्था, जो जन्म से 30 दिन की अवस्था है, इसमें बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। और सहज क्रियाएं कौन होती हैं बालक की? जैसे हम देखते हैं हमारे घर में अगर एक छोटा बच्चा है, मनोविज्ञान सीखना बहुत कठिन नहीं है, बाल विकास सीखना बहुत कठिन नहीं है। हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके व्यवहार का हम गहराई के साथ अध्ययन करें, उनके व्यवहार को हम देखें क्या कैसे कर रहे हैं, और वो समझ में हमको आने लगेगा। तो बालक की जो सहज क्रियाएं होती हैं, वो पहली अवस्था जो जन्म से 30 दिन की होती है, उसमें केवल वो सहज क्रियाएं करता है। जैसे सहज क्रियाएं कौन सी होती हैं कि किसी भी वस्तु को वो अपने हाथ में पा जाता है तो उसको पकड़ के अपने मुंह में डालकर चूसना शुरू कर देता है। अक्सर देखते हैं बच्चे अपने हाथों का और पैरों का अंगूठा मुंह में डालकर चूसने लगते हैं। ये एक सहज क्रिया है। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को जो हाथ में आ जाए उसको पकड़कर मुंह में डालना और चूसना, ये सहज क्रियाओं की अवस्था है। ठीक। दूसरी इसमें है प्रमुख सहज क्रियाओं की अवस्था को अगर हम अंग्रेजी में इसको कहें, क्योंकि कई जगह इसका नाम बदल दिया कर आ जाता है, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। सहज क्रियाओं की अवस्था को स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, जो जन्म से 30 दिन तक होती है। फिर दूसरी अवस्था है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था ये 1 से 4 माह तक की अवस्था होती है। इसमें जो बच्चे सहज क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे सहज क्रियाएं उनकी अनुभूतियों में, जो सहज क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके अनुभूतियों में परिवर्तित होने लगती हैं, और वो क्रियाएं एक दूसरे से समन्वित होती हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं। इन क्रियाओं में इन क्रियाओं को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों के शरीर की प्रमुख अनुक्रियाएं होती हैं, इसलिए इसको प्रमुख अनुक्रियाओं की अवस्था कहा गया। फिर तीसरी उप अवस्था जो है गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, सेकेंडरी स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ जो 4 से 6 माह तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे जो होते हैं वस्तुओं को स्पर्श करने और इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करती हैं, और साथ भी वह अनुक्रियाएं भी वो करते हैं जिसको करने से उनको सुख मिलता है, और बार बार वो अनुक्रियाएं करते हैं। फिर आती है गौड़ स्कीमा के समन्वय की अवस्था, जो 8 से 12 माह का समय बताया गया है। गौड़ स्कीमा जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे
स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, यह अवस्था 8 से 12 माह तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं और अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करना शुरू करने लगते हैं। स्कीमा की अवस्था, इसलिए इसको कहा गया, कई बार पेपर में आया है कि स्कीमा की अवस्था कौन सी होती है या स्कीमा की अवस्था की चर्चा किसने की। तो अगर हम अवस्थाएं दी गई हैं, 4 अवस्थाएं केवल दी गई हैं प्रमुख, तो उनमें स्कीमा की अवस्था जो संवेदी पेशी अवस्था होती है उसमें होती है। और अगर उप अवस्थाएँ दी गई हैं तो गौड़ स्कीमा के समन्वय की अवस्था। अगर समय पूछा गया है तो 8 से 12 माह का समय स्कीमा की अवस्था का समय है। और स्कीमा का अर्थ होता है व्यवहारों का संगठित पैटर्न या प्रतिमान। व्यवहार जो करता है उसका एक संगठित प्रतिमान हो जाता है और उनको सामान्यीकरण करने लगता है, इसलिए इसको गौड़ स्कीमा के समन्वय की अवस्था कहा गया है। इसके बाद तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर एक्टिविटीज। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था ये 12 से 18 माह की अवस्था होती है। इसमें वस्तुओं के गुणों को, बालक जो होता है वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीख कर ग्रहण करता है। अब ये पूछा जाए कि किस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखना शुरू कर देता है, तो तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह का जो समय है उसमें बच्चे जो सीखते हैं, करते हैं, प्रयत्न करते हैं, भूल होती है, ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न और भूल के द्वारा सीख कर ग्रहण करते हैं। फिर अंतिम ये छठी अवस्था जो होती है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 माह, यानी 18 माह से लेकर 2 साल तक का समय जो होता है 24 माह तक, इसमें होता है। इस अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। जो वस्तु उसके सामने है वो अगर उसके सामने से हटा भी दी जाए तो भी वो उसको समझने लगते हैं कि उसका अस्तित्व है। जैसे उसकी माँ है तो उनके सामने से, बच्चे के सामने से चली गई, फिर भी उसको लगता है कि उसके आसपास वो हैं। तो देखी गई वस्तुओं के सामने ना होने पर भी उसके अस्तित्व को समझना, यही मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था कहा गया है। ये जीन पियाजे की विकास की अवस्थाओं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की जो पहली संवेदी पेशी अवस्था थी 0 से 2 वर्ष, उसको इन 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया था। ठीक, अब अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था क्या बताई गई थी जीन पियाजे की? प्राक या पूर्व संक्रिय की अवस्था। प्राक या पूर्व संक्रिय की अवस्था ये 2 से 7 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष। जो दूसरी अवस्था बताई गई वो क्या थी? प्राक या पूर्व संक्रिय की अवस्था, जिसकी अवधि थी 2 से 7 वर्ष। इसको अंग्रेजी में प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड कहते हैं। इस अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसको अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में जीन पियाजे ने बांटा है।
जो संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास की जो उपावस्था है, वो दो उपावस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो दूसरी अवस्था है, प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था, इस दूसरी अवस्था को दो उप अवस्थाओं में जीन पियाजे ने विभाजित किया है। पहली प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और पहली क्या है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और दूसरी है अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था जो अवधि थी 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष, 2 से 4 वर्ष और फिर 4 से 7 वर्ष। ये जो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि थी ये 2 से 4 वर्ष की थी और जो अंतर्दर्शी अवधि थी ये 4 से 7 वर्ष थी। 2 से 4 और 4 से 7 इस तरह से दो उप अवस्थाओं में विभाजित की गई थी। अब यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन ये होता है कि जो प्राक संप्रत्यात्मक, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड, प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड 2 से 4 वर्ष, इसमें एक ये चीज़ होती है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द के वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों और क्रियाओं के तथा उनसे जुड़े हुए शब्दों, बच्चा क्या करता है इस अवस्था का, अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं, क्रियाओं तथा प्राणियों और उन वस्तुओं, व्यक्तियों, क्रियाओं और प्राणियों के लिए उपयोग होने वाले शब्दों में समन्वय या संबंध स्थापित करने लगता है। जैसे बच्चे के सामने बोला गया तुम्हारी माँ आ गई, तुम्हारे पापा आ गए, तो अब माँ शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो व्यक्ति कौन सा है, पापा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो व्यक्ति कौन सा है। तो इस तरह से उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने लगता है। और प्रायः सारी चीज़ें अनुकरण द्वारा सीखता है, खेल द्वारा सीखता है इस अवस्था का बच्चा। 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे जो होते हैं, 4 वर्ष तक की अवस्था के जो बच्चे होते हैं, सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव की भांति समझते हैं, सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव की भांति समझते हैं और इसे चार वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। अगर बच्चा देखो दौड़ रहा है, गिर जाए ज़मीन पर या चोट लग जाए तो ज़मीन को आप पीटने लगेंगे या किसी को मारने लगेंगे, किसी खिलौने को मारने लगेंगे, तो उसको लगता है कि हाँ ये हो गया, क्योंकि वो हर निर्जीव वस्तु को सजीव के भांति ही समझता है। और इसी को निर्जीव वस्तुओं को सजीव की भांति समझने वाली कौन सी अवस्था है, तो वो 4 वर्ष तक की अवस्था थी जिसमें सभी निर्जीव वस्तुओं को बालक सजीव वस्तुओं के भांति समझता है और उनमें जीव देखता है, उनमें प्राण देखता है कि हाँ ये भी इनमें भी जीव है। इसलिए निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना ही जीन पियाजे ने जीववाद की संज्ञा दी कि जीववाद क्या है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव की भांति समझना ही जीववाद है। एनिमिज्म जीववाद की संज्ञा दी। तो जीववाद की अवस्था प्राक संप्रत्यात्मक या पूर्व संक्रिया की अवस्था और जीववाद की संज्ञा दी गई। इसके साथ साथ एक ये भी विशेषता होती है, पहली विशेषता तो जीववाद हो गया और दूसरी विशेषता ये होती है कि बच्चे अपने इस अवस्था के बच्चे अपने विचार को ही सत्य मानते हैं और उनको लगता है कि सारी दुनिया उनके आसपास ही
ठहरी हुई है, सारी दुनिया उनके आसपास ही इकट्ठा है और अपने आप को ही सही मानते हैं और सारी दुनिया उनके आसपास है, हम ही सही हैं, अपने विचार को ही सही मानते हैं। इसको जीन पियाजे ने आत्म केंद्रता की संज्ञा दी। आत्म केंद्रता की संज्ञा दी। आत्म केंद्रता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोसेंट्रिज्म, जीववाद, एनिमिज्म और इकोसेंट्रिज्म। जीववाद और आत्म केंद्रता की अवस्था कौन सी है? प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। प्रमुख अवस्थाएं पूछी जाएं तो प्राक या पूर्व संक्रिया की अवस्था, ठीक, और उप अवस्थाएं पूछी जाएं तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जिसमें बालक सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, इसलिए उसको जीववाद की संज्ञा दी गई और उस अपने आसपास ही संपूर्ण दुनिया को अपने आसपास ही समझता है और अपने ही विचार को सत्य समझता है, इसलिए उसको आत्म केंद्रता या इकोसेंट्रिज्म की संज्ञा दी। तो ये इस चीज़। फिर दूसरी उप अवस्था है अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था जिसको इंट्यूटिव पीरियड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंट्यूटिव पीरियड में इंट्यूटिव पीरियड जो होता है या अंतर्दर्शी अवस्था होती है वो 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे भाषा सीखने लगते हैं, चिंतन एवं तर्क करने लगते हैं, लेकिन उनके चिंतन एवं तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। चिंतन और तर्क करते तो हैं लेकिन कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। और जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम अगर समझना चाहें तो 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 प्लस 2 बराबर 4। अब ये बच्चा समझ जाएगा कि 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2, 2 2 4। ये अंतर्दर्शी अवस्था का बच्चा ये समझ जाता है क्योंकि इसमें सीधा सीधा पूछा गया है। लेकिन इसी को अगर थोड़ा घुमा दिया जाए, चार बटे 2 बराबर 2। अब ये बच्चा, इस अवस्था का बच्चा ये जल्दी नहीं समझ पाता है कि 4 बटा 2 बराबर 2 कैसे हुआ, ये समझ में उसके बाहर होता है, इसलिए उसमें क्रमबद्धता नहीं होती है। 6 वर्ष की अवस्था जब लगभग पूरी हो जाती है बच्चे की, तो मूर्त और अमूर्त चिंतन की धीरे धीरे उसके अंदर अमूर्त चिंतन के संप्रत्ययों का निर्माण धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था थी, पूर्व या प्राक संक्रिया की अवस्था। अब हम तीसरी अवस्था की बात करें मूर्त या ठोस संक्रिया की अवस्था। मूर्त या ठोस सात से 12 वर्ष का समय होता है। मूर्त या ठोस संक्रिया की अवस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष का समय इसमें होता है। इस अवस्था की खूबी ये सबसे बड़ी होती है कि इस अवस्था का जो बच्चा होता है वो यथार्थवादी होता है। यथार्थवादी होता है और व्यवहारिक होता है। जो प्रत्यक्ष है उसके सामने जो चीज़ें उसी को स्वीकार करता है, बनी बनाई बातों को वो या इसके सामने जो चीज़ें नहीं उसको वो स्वीकार नहीं करता है। तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त समस्याओं को थोड़ा बहुत वो समझ लेते हैं, लेकिन अमूर्त चिंतन के बारे में उनके अंदर वो क्षमता नहीं आती है, अमूर्त चिंतन वो नहीं कर पाते हैं। ये इस अवस्था की विशेषता होती है। बच्चे वस्तुओं को उनको गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं और वर्गीकृत करने लगते हैं, लेकिन उनके चिंतन में कोई
वस्तुओं को उनको गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं, वर्गीकृत करने लगते हैं, लेकिन उनके चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। ठीक, तो इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो पहली विशेषता है कि इस अवस्था का बच्चा व्यवहारिक होता है, यथार्थवादी होता है और तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता की शुरुआत हो जाती है। ठीक, अमूर्त चिंतन की शुरुआत होती है। मूर्त समस्याओं को तो आराम से निपटा लेता है जो प्रत्यक्ष उसके सामने दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अमूर्त समस्याओं के समाधान में वो अपने आप को सक्षम नहीं पाता है और सोच नहीं पाता है उसके बारे में। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है, क्रमबद्ध करने लगता है, और लेकिन उनके चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। ये मूर्त या ठोस संक्रिय अवस्था की बात होती है। फिर अंतिम अवस्था जो चर्चा की जाती है, औपचारिक। औपचारिक संक्रिया की अवस्था। बारह वर्ष से लेकर परिपक्व होने तक, कहीं 14 वर्ष कहीं 16 वर्ष लिखा गया है, लेकिन 12 वर्ष से लेकर परिपक्व होने तक, क्योंकि परिपक्वता के बारे में कहा गया है कि हम बच्चों का वर्गीकरण करते हैं तो अलग अलग विशिष्ट बालकों की श्रेणी में हम प्रतिभाशाली को भी रखते हैं और अक्षम को भी रखते हैं। देखा गया है कि सामान्य बालकों की अपेक्षा प्रतिभाशाली बालकों में विकास ज़्यादा और जल्दी हो जाता है, इसलिए अलग अलग तरह से वो परिपक्व होते हैं। तो 12 वर्ष से लेकर परिपक्व होने की अवस्था तक ये औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का मस्तिष्क जो होता है वो परिपक्व होने लगता है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है और आयु बढ़ने के साथ साथ उनका अनुभव बढ़ता है, और अनुभव बढ़ने के कारण उनमें समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती जाती है। इसके बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों, उपमानों का आशय समझने लगते हैं। जो शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे कहिए एक कह दिया गया एकदम से गधे हो तो उसका मतलब कुछ दूसरा निकलता है, कह दिया जाए तो शेर हो, जानवर तो दोनों हैं, लेकिन उनके दोनों का आशय क्या है ये बच्चा समझने लगता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अमूर्त प्रत्ययों के निर्माण में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। संप्रत्यय निर्माण की क्रिया मनुष्य के जीवन में यह संप्रत्यय निर्माण की क्रिया मनुष्य के जीवन में लगातार सतत अनवरत चलती रहती है, परंतु कैसा होगा, कितना होगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, ये उसके शिक्षा पर और अनुभव पर निर्भर करता है। ये आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर सकते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आपको सहयोग करने वाली चीज़ है। आगे हम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर